हेलो दोस्तों, एनडीसी एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली जो क्लास थी उसमें जो कैलेंडर का जो टॉपिक था उसमें कुछ उसकी बेसिक जानकारियाँ देखी थी। हम उसी टॉपिक में आगे की तरफ बढ़ते हुए हम कुछ उनकी जो प्रॉपर्टी वगैरह हैं, उनके जो कुछ नियम हैं, उनको हम देखते हैं। जो कैलेंडर का टॉपिक है उसमें हमने बेसिक जानकारी में क्या क्या देखा। एक तो जैसे वर्ष देखे तो वर्ष देखे तो वर्ष हमने दो प्रकार के देखे थे। एक तो देखे थे हम साधारण वर्ष देखे थे, एक और हमने देखे थे लीप वर्ष देखे थे। साधारण वर्ष का मतलब होगा ऐसे वर्ष जिसमें फरवरी कितने दिन की हो, 28 दिन की, या जिसमें दिनों की संख्या कितनी हो, 365 दिन। यानी वर्ष हमने कितने प्रकार के देखे थे दोस्तों? दो प्रकार के देखे थे। एक तो हमने देखा था साधारण वर्ष देखा था, दूसरा हमने देखा था कौन सा वर्ष? लीप वर्ष देखा था। जो साधारण वर्ष है उस साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी? 365 दिन, जिसका मतलब क्या होगा? 52 सप्ताह है प्लस एक दिन। ठीक है दोस्तों, अब आगे जो लीप वर्ष होगा उस लीप वर्ष में दिनों की संख्या यहाँ पर 365 की जगह कितने दिन हो जाएंगे? 366 दिन हो जाएंगे। 366 दिन होंगे तो 52 तो सप्ताह होंगे। अब एक दिन की बजाय कितने दिन हो जाएंगे? 2 दिन हो जाएंगे। मतलब 52 सप्ताह है और कितने दिन? 2 दिन। अब कई दोस्तों की ये भी मुश्किल होगा, ये 52 सप्ताह आए कैसे? तो इसका एक ही तरीका है भाई, सबको याद है जब एक सप्ताह होगा तो एक सप्ताह में कितने दिनों की संख्या कितनी होगी? 7 दिन होंगे। एक सप्ताह में कितने दिन होंगे? 7 दिन होंगे। तो 7 दिन होंगे तो आपको याद है में 365 दिन है, तो 365 में 7 का भाग देखे देखो, तो 7 पंजे 35, फिर बचा 1, फिर 15, 7 दिन 14। दोस्तों कितना बचा? 1। इसका मतलब होगा 52 सप्ताह और कितने दिन हो जाएंगे? 1 दिन। इसकी मैंने आपको एक विशेषता बताई थी, क्या? कि जिस दिन साल की शुरुआत होगी उसी दिन यानी उसी वार को उस साल का क्या होगा? अंत होगा। जैसे मान लो 1 जनवरी साधारण वर्ष मान लो, जैसे 1 जनवरी, और जैसे मान लो 2022 ही मान लो, 1 जनवरी 2022 है तो 1 जनवरी 2022 को अगर सोमवार होगा तो साल का अंत, जिसका मतलब होगा 31 दिसंबर 2022 को भी कौन सा वार होगा? आपका सोमवार ही होगा। इसी हिसाब से हम लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष का मतलब क्या होगा? फरवरी 29 दिन की होगी, और फरवरी 29 दिन की होगी तो यहाँ पर कितने सप्ताह हो जाएंगे? 52 सप्ताह और कितने दिन हो जाएंगे? 2 दिन हो जाएंगे। तो 52 सप्ताह और 2 दिन का मतलब होगा, जैसे भाई लीप वर्ष कौन सा वर्ष होगा? जैसे मान लो 2020 है और इसकी 1 जनवरी 2020 को अगर सोमवार है तो इस साल का जो अंत होगा वो होगा 31 दिसंबर 2020 है, तो कौन सा वार हो जाएगा? आपका मंगलवार, एक दिन ठीक आगे। ये इतनी बेसिक बातें हमने पिछले वीडियो में देख ली थी। दोस्तों इसी टॉपिक पर एक बढ़िया क्वेश्चन और है बिल्कुल सरल परंतु कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जैसे बेमेल छांटिए। अगर जिसको याद है क्वेश्चन और क्वेश्चन का तरीका याद है तो वो तो क्वेश्चन हो जाएगा। अगर कन्फ्यूज है तो क्वेश्चन लगभग 99% ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे देखना क्वेश्चन दोस्तों, बेमेल छांटिए। जैसे ऑप्शन दे दिया 1896, दूसरा ऑप्शन दे दिया जैसे मान लो 1700 दे दिया, तीसरा ऑप्शन दे दिया जैसे मान लो 1704 मान लो, और चौथा जैसे ऑप्शन मान लो 1992 मान लो। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बेमेल छांटिए, है बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन। अब सब क्या देखेंगे कि ये भाई 1896 है, ये 1700 है, ये 1704 है, ये 1992 है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या। अब यहाँ पर कई तो क्या सोचेंगे कि इसमें 4 का भाग जा रहा नहीं जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है। कई क्या सोचेंगे कि इसके अंतिम 2 अंक 96 हैं, यहाँ पर 2 अंतिम अंक 2 शून्य है, यहाँ पर अंतिम अंक 04 है और यहाँ पर अंतिम अंक 92 है। कई तो तुक्का ये भी लगा देंगे कि एक सपोज करो भाई इनके अंतिम अंक शून्य नहीं है तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तुक्का लगाने के लिए हो सकता है आपका क्वेश्चन सही भी हो जाए।
तुक्का हो सकता है आपका क्वेश्चन सही भी हो जाए, परंतु आपको दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान ये देना है कि इसका बेसिक नॉलेज क्या होगा, यानी बेसिक जानकारी क्या है कि इसका आंसर होगा क्या। तो दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पर एक सपोज करो जैसे 1896, 1700, 1704 और 1992 दे दिया, तो इसका मतलब होगा ये वर्षों की बात है। तो यहाँ पर ये देखेंगे 1896 है, 1896 में हम 4 का पाँच देख के देखेंगे तो इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब होगा यहाँ पर फरवरी कितने दिन की हो जाएगी, 29 दिन की फरवरी हो जाएगी, यानी इसका मतलब होगा ये कौन सा वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। अब दोस्तों आगे देखेंगे 1700 आ गया, अब 1704 में भी 4 का भाग देंगे तो इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ये भी कौन सा वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। 1992 है तो 1992 में भी हम 4 का भाग देंगे तो ये भी कौन सा वर्ष हो जाएगा, आपका लीप वर्ष हो जाएगा। परंतु कई क्या सोचेंगे 1700, और 1700 में अगर आप 4 का भाग दे के देखोगे तो 1700 में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा, 4 चौक 16, 4 दुनिया 8 और 4 पंजे 20, यानी इसका मतलब होगा 4 का भाग पूरा पूरा 1700 में भी जा रहा है। परंतु दोस्तों आपको ये भी याद होना चाहिए ये कौन सा वर्ष है, शताब्दी वर्ष है, जिसके बारे में मैंने ये कहा था शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष का मतलब होगा 100 वर्षों का समूह है, 100 वर्षों का जो समूह होगा उसको हम कौन सा वर्ष कहेंगे, शताब्दी वर्ष कहेंगे। तो शताब्दी वर्ष में आपको ध्यान ये देना है ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, यानी लीप वर्ष है या आपका साधारण वर्ष। तो लीप वर्ष और साधारण वर्ष की विशेषता एक ही थी। मैंने ये कहा था दोस्तों कि अगर जिस साल में 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, वो वर्ष तो कौन सा होगा, आपका लीप वर्ष हो जाएगा। और जिसमें 400 पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है तो वो कौन सा वर्ष हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम 1700 है तो 1700 में हम किसका भाग देके देखेंगे, 400 का भाग देके देखेंगे तो इसमें 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, जैसे 2 0 से 2 0 कट गया। 4 का भाग 17 में देंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका मतलब होगा ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो इसका मतलब होगा जो 1700 होगा, जो 1700 कौन सा वर्ष हो जाएगा, आपका साधारण लीप साधारण वर्ष हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 2 नंबर ऑप्शन, जिसका आंसर कितना हो जाएगा, 1700। दोस्तों ये क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन है, बेमेल छांटिए। बेमेल छांटिए, बेमेल छांटिए का मतलब होगा सादृश्यता परीक्षण का, ये आपका यही रीजनिंग का टॉपिक है और इसी रीजनिंग के टॉपिक पर आपका ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब दोस्तों आगे इसी कड़ी के अंदर और आगे नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों कैलेंडर के अंदर हम एक टॉपिक देखते हैं, जैसे आयु का निर्धारण, आयु का निर्धारण करना। आयु का निर्धारण करना, आयु का निर्धारण करने का मतलब क्या होगा, जैसे कोई व्यक्ति है, किसी का जन्म हो गया, जैसे मान लो कि 10-15 साल पहले हो गया, जैसे एक सपोज करो इस हिसाब के जो क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन का प्रॉपर्टी किस हिसाब से होगी। जैसे मान लो यदि राम का जन्म 10 जनवरी 2007 को हुआ हो तो 5 जनवरी 2022 को उसकी आयु क्या होगी। दोस्तों इस हिसाब का अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको इस क्वेश्चन को हल करने का एक ही तरीका है। जैसे यहाँ पर 10 जनवरी 2007 दे दिया और हमारे को यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि 5 जनवरी 2022 को इसकी आयु क्या होगी। तो इस हिसाब से अगर आयु का निर्धारण करना है तो इसका एक ही तरीका है कि जो पहले दी हुई है, जो वर्तमान में जो दी गई है, वो जो आयु है, वो दिनांक है, वो क्या है, 5 जनवरी 2022। तो 5 जनवरी 2022 है तो 5 जनवरी 2022 तो हम कहाँ पर लिख देंगे, ऊपर, और 10 जनवरी 2007 कहाँ पर लिख देंगे, ठीक नीचे। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि इसकी आयु क्या होगी। अब दोस्तों आपको पहले ये भी ध्यान देना है कि कैलेंडर के अंदर दिन है, दिनों की संख्या से दिन से क्या बनता है, माह बनता है, और माह से क्या बनता है, वर्षों का निर्धारण होता है। तो हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे कि दिन निकालेंगे, यानी कितना दिन हो गए। तो जैसे यहाँ पर 5 दिन है और यहाँ पर 10 है, तो कई तो क्या सोचेंगे भाई 5 में से 10 नहीं जाएगा। दोस्तों
परंतु इसका एक अलग तरीका है। क्या तरीका हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 10 नहीं जाएगा तो हम इधर से एक माह क्या लेंगे, उधार लेंगे, और एक माह में दिनों की संख्या कितनी मानी गई है, 30 दिन। तो यहाँ पर एक माह उधार लेंगे जिसका मतलब होगा कितने दिन हो जाएंगे, 30 दिन हो जाएंगे। और 30 में हम कितना जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, 35 दिन मानेंगे। और 35 में से हम कितने दिन घटाएंगे, 10 दिन घटाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर कितने दिन हो जाएंगे इसके, 25 दिन। 35 में से 10 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे दिन इसके, 25 दिन हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक नहीं बचेगा, एक माह नहीं बचेगा, क्योंकि एक इधर उधार ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0। अब 0 में से एक नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, इधर से 1 साल उधार लेंगे। 1 साल क्या लेंगे, उधार लेंगे। और 1 वर्ष का मतलब कितना होगा, कितने माह हो जाएंगे, 12 माह है। तो इधर 12 माह उधार लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, 12 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पर 1 माह उधार लिया गया है। तो यहाँ पर बचेगा 12, और 12 में से हम 1 उठाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 11 माह है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दो आगे, यहाँ पर 2022 है, क्योंकि 1 साल इधर उधार ले ली गई, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 21 बचेगा, न कि 22। तो यहाँ पर 2022 की जगह कितना बचेगा, 2021 बचेगा। अब 2021 में से 2007 घटाएंगे तो 21 में से 7 जाएगा, तो दोस्तों कितना बचेगा, 14 वर्ष बचेगा। तो यहाँ पर अगर किस्म में देखा जाए कि यदि राम का जन्म 10 जनवरी 2007 को हुआ हो, तो 5 जनवरी 2022 को उसकी आयु क्या होगी, उसकी आयु होगी 14 वर्ष 11 माह और कितने दिन, 25 दिन। ये भी आपका एक कैलेंडर का टॉपिक है जिसके अंदर आयु का निर्धारण करना। अगर दोस्तों इसी कड़ी के अंदर अगर कोई दूसरा क्वेश्चन ये और आ जाए, जैसे मानो जैसे वर्तमान आयु मान लो, जैसे मैं क्वेश्चन का अकॉर्डिंग लिख दूँ, जैसे वर्तमान आयु मान लो, आज ही मान लो, आज तारीख होगी आपके पास 4/11/2022, और किसी का जन्म मान लो, जन्म तिथि, जैसे जन्म तिथि मान लो किसी की 1/10/2000 को हुआ है, तो इसकी आयु का निर्धारण क्या होगा। तो दोस्तों इस हिसाब के क्वेश्चन बहुत ही सरल हैं। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितने दिन हो जाएंगे, 3 दिन। यहाँ पर 11 में से 10 घटाएंगे तो कितना माह हो जाएगा, 1 माह है। और 2022 में से 2000 घटाएंगे तो कितने वर्ष हो जाएंगे, 22 वर्ष हो जाएंगे। ये तो हो जाएगा आपका बिल्कुल साधारण क्वेश्चन हो जाएगा, आपका साधारण क्वेश्चन हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर 4 है, अगर यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, अगर यहाँ पर छोटी संख्या और यहाँ पर बड़ी संख्या अगर दिनों में आ जाए, अगर दिनों के अंदर यहाँ पर कंडीशन ये हो जाए कि ऊपर छोटी संख्या है और नीचे बड़ी संख्या है, तो आपको इधर एक माह उधार लेना होगा, और एक माह का मतलब कितने दिन हो जाएंगे, 30 दिन हो जाएंगे। अगर माह में कंडीशन हो, अगर माह में छोटी बड़ी संख्या हो, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, 1 वर्ष उधार लेना होगा। और 1 वर्ष उधार लेंगे तो यहाँ पर महीने कितने हो जाएंगे, 12 हम जोड़ देंगे, और यहाँ पर 1 साल क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इस हिसाब से दोस्तों दूसरा क्वेश्चन अगर देखना चाहिए इसी टॉपिक में, जैसे मान लो किसी की वर्तमान आयु, किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु, जैसे मान लो 20 दिसंबर 2022 को मान लो इसकी आयु का निर्धारण किया जा रहा है। और अगर उसी व्यक्ति का जन्म या जन्म तिथि उसकी मान लो, अगर उसकी जन्म तिथि मान लो, चलो 30 वाला तो क्वेश्चन आपके पास हो गया था इधर, चलो मान लो 30 और मान लो 10/2000 को हुआ, तो अगर यहाँ पर हम आयु का निर्धारण करेंगे तो यहाँ पर आयु का निर्धारण करने के लिए क्या करेंगे, 20 में से 30 घटाएंगे, नहीं घटेगा तो इधर हम क्या लेंगे, 1 माह लेंगे। 1 माह का मतलब होगा कितने दिन हो जाएंगे, 30 दिन हो जाएंगे। तो 30 और 20 कितने दिन हो जाएंगे, यहाँ पर 50 दिन हो जाएंगे। और 50 में से 30 घटाएंगे तो दोस्तों कितना दिन आएंगे, 20 दिन। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 12 की जगह कितने माह बचेंगे, 11 माह बचेंगे। तो अब 11 ऊपर है और नीचे 10 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 1 माह बचेगा, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ी संख्या है और यहाँ पर ये कौन सी संख्या है, छोटी संख्या है। तो 11 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 माह है। और 2022 में से 2000 घटाएंगे तो कितना वर्ष हो जाएगा, 22 वर्ष। तो उस व्यक्ति की अगर जन्म तिथि 30 अक्टूबर 2000 है और उसकी आयु का निर्धारण
20 दिसंबर 2022 को हो रहा है, तो उस व्यक्ति की आयु 22 वर्ष 1 माह और 22 दिन हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर यह था आपका कैलेंडर का एक टॉपिक जिसमें था आयु का निर्धारण करना। हम आगे टॉपिक इसी कड़ी में आयु का निर्धारण करने के साथ साथ में हम आगे देखेंगे निश्चित वार ज्ञात करना। जैसे किसी को ये कह दिया जाए कि भारत कब स्वतंत्र हुआ था, यानी भारत कौन से वार को स्वतंत्र हुआ था, वो हो जाएगा आपका निश्चित वार ज्ञात करना। तो आगे वाला जो टॉपिक होगा वो होगा निश्चित वार ज्ञात करना। अब निश्चित वार ज्ञात करना है, तो निश्चित वार ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद करना है। जैसे वार ज्ञात करना है तो वार ज्ञात करने का आपका जो फॉर्मूला होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिनांक हो जाएगा। दिनांक के बाद में क्या हो जाएगा, माह कोड हो जाएगा। माह कोड के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, सन हो जाएगी या वर्ष हो जाएगा। वर्ष के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका शताब्दी कोड हो जाएगा, शताब्दी कोड हो जाएगा। और शताब्दी कोड के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अधिवर्ष। अधिवर्ष का मतलब होगा, अधिवर्ष का मतलब होगा यानी उस साल में कितने लीप वर्ष हैं, और हम किसका दोस्तों भाग दे देंगे, 7 का। तो अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान ये देना है कि निश्चित वार ज्ञात करना है, तो निश्चित वार ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें ये भी ध्यान देनी है कि दिनांक तो पता चल जाएगा, परंतु माह कोड क्या होता है। माह कोड ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है। जैसे माह कितने हो जाएंगे, 12 माह हो जाएंगे, तो 12 माह का एक क्या होता है, एक सीरियल नंबर होता है। वो नंबर क्या होगा, एक तो साधारण वर्ष का होगा, एक तो हो जाएगा आपका साधारण वर्ष का हो जाएगा, और एक कौन से वर्ष का हो जाएगा आपका, लीप वर्ष का। साधारण वर्ष और लीप वर्ष का केवल इतना ही अंतर होगा। जैसे साधारण वर्ष का हम लिखेंगे तो 14 40 25 03 61 46। ये तो दोस्तों किसका कोड हो जाएगा आपका, साधारण वर्ष का हो जाएगा। साधारण वर्ष का कोड क्या होगा, 14 40 25 03 61 46, जिसका मतलब क्या होगा, जनवरी 1, जनवरी कोड 1 हो जाएगा, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1 और नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। अब दोस्तों ये तो थे साधारण वर्ष के कोड थे, साधारण वर्ष के माह के कोड थे। अब हम देखेंगे लीप वर्ष के कोड। तो लीप वर्ष के कोड केवल जनवरी और फरवरी माह के ही चेंज होंगे। तो जनवरी का 0 हो जाएगा और फरवरी का 3, और बाकी सेम ये का यही चलेगा। मतलब जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मतलब सेम ये का ये चलेगा 25 03 61 46। ये हो जाएगा आपके पास। अगर लीप वर्ष हैं तो लीप वर्ष में दोस्तों केवल आपको ध्यान जनवरी और फरवरी का देना है, और बाकी माह के कोड क्या रहेंगे, समान रहेंगे। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और बताऊंगा जो हाल ही आरपीसी एग्जाम फर्स्ट ग्रेड की जो द्वितीय चरण था उसमें क्वेश्चन आया था बहुत सरल, परंतु कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन था। वो अधिकतर दोस्तों का क्वेश्चन भी गलत हुआ था, क्योंकि वहाँ पर कन्फ्यूज ये होगी कि इस क्वेश्चन को हल किस हिसाब से करना है। तो नेक्स्ट आगे थोड़ी देर बाद में देखेंगे दोस्तों उस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर ध्यान देना कि माह कोड आ गया, फिर वर्ष आ गया, फिर आपके पास दोस्तों यहाँ पर शताब्दी कोड और चलते हैं। शताब्दी कोड है, तो शताब्दी कोड ज्ञात करने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर केवल ध्यान ये देना है कि शताब्दी का मतलब होगा 100 वर्षों का समय। शताब्दी कोड ज्ञात करने के लिए हम किसका भाग देंगे, 400 का भाग देंगे, और 400 का भाग देने पर अगर शेषफल 100 आए, अगर शेषफल 100 आए तो उसका कोड 4 हो जाएगा। अगर शेषफल 200 आए तो इसका कोड कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अगर शेषफल कितना है, 300 आए तो उसका कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर शेषफल 0 का मतलब उसका कोड क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। तो उसका कोड कितना हो जाएगा आपका, 6। जैसे दोस्तों जैसे वर्ष मान लो, इधर जैसे शताब्दी वर्ष मान लो, जैसे आपके पास 1700 है दोस्तों। अगर 1700 में हम 400 का भाग देंगे तो 100 बचेगा, नहीं बचेगा। तो अगर शताब्दी 1700 है तो उसका कोड क्या हो जाएगा, 4। 1700 के बाद में जैसे 1800 है, 1800 में दोस्तों अगर आप 400 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 200 बचेगा, जिसका कोड क्या हो जाएगा, 2।
1800 के बाद में जैसे 1900 है, जिससे 1900 है तो 1900 में हम 400 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 300, जिसका कोड क्या हो जाएगा 0। जिससे दोस्तों 2000 है, 2000 में हम 400 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा, जिसका कोड क्या हो जाएगा 6। ये तो था दोस्तों शताब्दी कोड। अब दोस्तों इसके बाद में शताब्दी कोड के बाद में आपको दोस्तों वार कोड भी याद होना जरूरी है। वार कोड का मतलब होगा अगर शेषफल अगर 1 बचेगा तो उसका क्या वार होगा। अगर दोस्तों शेषफल 1 बचेगा तो उसका मतलब होगा आपका रविवार होगा। अगर शेषफल दोस्तों 2 बचेगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा आपका सोमवार हो जाएगा। अगर दोस्तों शेषफल 3 बच रहा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा आपका मंगलवार हो जाएगा। अगर दोस्तों 4 शेषफल बच रहा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा आपका बुधवार हो जाएगा। अगर दोस्तों शेषफल 5 बच रहा है तो उसका वार क्या हो जाएगा गुरुवार हो जाएगा। और अगर दोस्तों शेषफल 6 बच रहा है तो उसका मतलब हो जाएगा आपका शुक्रवार हो जाएगा। अगर दोस्तों शेषफल 0 बच रहा है, क्योंकि यहाँ पर वार कोड याद करेंगे तो वार कोड याद करने के लिए दोस्तों किसका भाग देंगे 7 का भाग देंगे। तो 7 का भाग देंगे तो 7 का भाग 7 में देंगे तो दोस्तों क्या बचेगा वहाँ पर शेषफल क्या बचेगा 0। तो 0 का मतलब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कौन सा वार होगा शनिवार हो जाएगा। ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम पहले ये देखेंगे कि वार कैसे ज्ञात करें। जैसे मान लो कि आज की दिनांक ले लो, आज दिनांक मान लो 4 नवंबर 2022 और आपको ये पता नहीं कि कौन सा वार है। जैसे मान लो कि आपकी मेमोरी बिल्कुल गायब हो गई और आपको ये कह दिया कि 4 नवंबर 2022 को कौन सा वार होगा। जैसे मान लो न तो आपके पास मोबाइल है, न कोई कैलेंडर है, न और कुछ है। जैसे आप नींद से उठकर बाहर निकले हो और आपको ये पूछ लिया कि भाई 4 नवंबर 2022 को कौन सा वार होगा। तो दोस्तों अगर आपको वार याद करने का अगर तरीका याद है तो वार याद करने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, पहले तो दिनांक लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या लिखेंगे दिनांक, तो दिनांक कितनी हो जाएगी 4, तो लिखेंगे 4। अब दिनांक के बाद में क्या लिखेंगे माह कोड, तो माह कौन सा माह है नवंबर है, 11वां महीना है तो 11वें महीने का कोड कौन सा होगा 4 हो जाएगा, क्योंकि ये किसका कोड हो जाएगा नवंबर का। तो नवंबर का कोड कितना हो जाएगा 4। अब दोस्तों आगे क्या है वर्ष है, तो वर्ष कौन सा होगा 2022 है। 2022 के अंदर शताब्दी तो 2000 है और वर्ष कौन सा है 22 है, तो वर्ष लिखेंगे यहाँ पर 22। अब दोस्तों शताब्दी कोड, तो शताब्दी कोड याद करने के लिए यहाँ पर ध्यान देना 2000 है तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए 2000 का कोड आपने यहाँ पर क्या माना था 6, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 6। अब दोस्तों आगे देखेंगे अधिवर्ष। अधिवर्ष याद करने का आपको तरीका याद ये रखना है दोस्तों, अधिवर्ष, तो अधिवर्ष का मतलब होगा वर्ष में किसका भाग देंगे 4 का, तो वहां पर किन की संख्या आ जाएगी अधिवर्षों की संख्या आ जाएगी। तो अधिवर्षों की संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पर वर्ष कितने थे 22 थे, तो 22 में 4 का भाग देख के देख लो, तो 22 में दोस्तों 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग 22 में कितने में जाएगा 5 पर, तो 2 बचेगा उसको हम छोड़ देंगे और यहाँ पर कितने अधिवर्ष मानेंगे 5, तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 5 और किसका भाग देंगे 7 का। अब दोस्तों एक तरीका तो ये भाई सबको जोड़ लो और 7 का भाग दे दो और जो शेषफल बचे वही आपका वार आ जाएगा। तो मान लो 22 है, 4 26 है, 26 4 30 है, 30 और 6 कितना हो जाएगा 36 और 36 और 5 कितना हो जाएगा 41। और दोस्तों 41 में हम किसका भाग देंगे 7 का, तो 41 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 में 35 और दोस्तों कितना बचेगा 5 और 1 6, तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों 6 बचेगा, शेषफल क्या बचेगा 6। और दोस्तों आपको याद होना चाहिए 6 जिसका मान होगा तो 6 को हम क्या मानेंगे शुक्रवार मानेंगे। तो दोस्तों आज कौन सा वार हो जाएगा आपका शुक्रवार हो जाएगा। इस हिसाब से दोस्तों निश्चित वार भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पूछ ले कि आज कौन सा वार होगा तो आपका शेषफल कितना आया 6, जिसका मतलब कौन सा वार होगा शुक्रवार होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा शुक्रवार। अब एक सपोज करो दोस्तों, ये मान लो आगे क्वेश्चन आपके पास, अगर आपके पास कभी कभार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में एसएससी वगैरह की जो एग्जाम वगैरह होती है कि उनमें ये पूछा जाता है कि भारत किस वार को स्वतंत्र हुआ, या भारत का गणतंत्र दिवस किस वार को लागू हुआ, या महात्मा गांधी का जन्म किस वार को हुआ। तो दोस्तों ये कई छोटी छोटी बातें हैं, उनको
हम वार के से ज्ञात करेंगे, तो वार ज्ञात करने का यही तरीका हो जाएगा। जिससे मान लो दोस्तों 15 अगस्त 1947 को मान लेंगे कौन सा वार है, सेम तरीका ये का ही हो जाएगा। जिसे प्रैक्टिस करेंगे, जिससे मान लो 15 अगस्त 1947 को आपको ये पूछ ले जाए कि कौन सा वार होगा, तो दोस्तों आपके पास वही तरीका है, दिनांक है, तो दिनांक कितनी हो जाएगी 15। महीना कौन सा है, अगस्त का, तो अगस्त का कोड कौन सा होगा, 8वें महीने का, 2 2 4 2 6 2 8, 8वां महीना क्या होगा अगस्त, अगस्त का कोड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 के बाद में आगे आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, वर्ष होगा, तो वर्ष कौन सा है 47 है, तो लिख देंगे यहाँ पर 47 लिख देंगे। अब दोस्तों आगे क्या है, शताब्दी कोड है, तो शताब्दी यहाँ पर कौन सी है 1900 है, क्योंकि 1947 है, तो 1947 के अंदर शताब्दी कौन सी होगी 1900, और 1900 का मतलब होगा हम 400 का भाग देके देखेंगे तो शेषफल क्या बचेगा 300 बचेगा, जिसका मतलब होगा इसका कोड क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0। अब आगे देखो दोस्तों, शताब्दी कोड के बाद में क्या आएगा, अधिवर्ष आएगा, तो अधिवर्ष ज्ञात करने के लिए आपके पास वर्ष कितने हैं 47 है, तो 47 में हम किसका भाग देख के देखेंगे, यानी 47 में 4 का भाग कितने बढ़ जा रहा है, तो 4 एकम 4 4 एकम 4 मतलब कितना हो जाएगा 11, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 11। आगे दोस्तों पॉइंट में नहीं लिखेंगे, ये जरूर ध्यान रखना, तो प्लस कितना हो जाएगा 11, और हम किसका भाग दे देंगे 7 का। अब देखो दोस्तों 47 को और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 50 होगा, 50 60 65 66 66 और 10 कितना हो जाएगा 76, और 76 में किसका भाग देंगे 7 का भाग देंगे। तो दोस्तों अब आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा 6 बचेगा, शेषफल 6 बचेगा, और 6 शेषफल बचेगा, जिसका मतलब होगा भारत कौन से वार को स्वतंत्र हुआ था, शुक्रवार को। कौन से वार को स्वतंत्र हुआ था, शुक्रवार को। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, शुक्रवार था। तो दोस्तों ऐसी कई बातें हैं, जैसे किसी व्यक्ति का जन्म या खुद का जन्म ही मान लो, उसका वार क्या है, तो उसका वार ज्ञात करने का आपके पास ये तरीका हो जाएगा। अब दोस्तों इसी के हिसाब से अगर आपके पास क्वेश्चन और ये पूछ ले कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था, तो उस वार को ज्ञात करने का ये तरीका हो जाएगा। तो ध्यान देना दोस्तों, इधर किस हिसाब से हम ज्ञात करेंगे। 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी 1950, तो तरीका हो जाएगा आपके पास, दिनांक हो जाएगी, तो दिनांक कितनी है 26। फिर आपके पास क्या होगा, माह कोड होगा, तो माह कोड कौन क्या हो जाएगा आपके पास, पहला महीना है, तो अब पहला महीना है जिसका मतलब होगा जनवरी होगा। तो अब आपको ध्यान ये देना है कि ये जनवरी साधारण वर्ष में है या लीप वर्ष में है, तो इसका निर्धारण करने के लिए हम 1950 को देखेंगे, और 1950 में हम आपको याद होना चाहिए भाई ये कौन सा साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो 1950 में हम किसका भाग देख के देखेंगे, 4 का भाग देख के देखेंगे, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, कितना बचेगा 3 35 हो जाएगा, और 35 में 4 का भाग देंगे, 4 सत्ता 28, 4 अंटा 32 हो जाएगा, और 32 के बाद में कितना बचेगा 3 बचेगा 0, और 4 सत्ता 28, इसका मतलब होगा इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, जिसका मतलब होगा 1950 कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा, और साधारण वर्ष के अंदर जनवरी का कोड क्या हो जाएगा आपका 1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1। ठीक है दोस्तों, अब आगे कौन सा क्या लिखेंगे वर्ष लिखेंगे, तो वर्ष कौन सा होगा 50। 50 के बाद में आगे क्या है, शताब्दी कोड है, तो शताब्दी का मतलब होगा 1900 शताब्दी है, तो 1900 शताब्दी का कोड आपने क्या माना था 0 माना था। प्लस आगे क्या होगा, अधिवर्ष होगा, तो अधिवर्ष ज्ञात करने के लिए आपके पास तरीका ये रहा कि वर्ष में किसका भाग देंगे 4 का भाग देंगे, तो वर्ष कितना है 50 है, तो 50 में किसका भाग देंगे 4 का, तो 12 चौक 48 मतलब कितने बढ़ जाएगा पूरा पूरा भाग बराबर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 12, बटावा क्या लिख देंगे दोस्तों 7, जोड़ देंगे इसको 50 हो जाएगा, 60 70 70 76 77 78 79, और 79 में 79 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा, जिसका मतलब होगा 89, और 89 में किसका भाग देंगे 7 का, तो 7 का भाग इसमें देंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 19 बचेगा, और 19 में 7 का भाग देंगे 7 दूनी 14 बचेगा, और 19 में से 14 घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 शेषफल बचेगा, जिसका मतलब कौन सा वार होगा आपका गुरुवार। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत का जो गणतंत्र जो दिवस है
वो कब लागू हुआ था? गुरुवार के दिन से लागू हुआ था, जिसका मतलब होगा 26 जनवरी 1950 को दोस्तों कौन सा वार होगा आपका? गुरुवार होगा। और 15 अगस्त 1947 को दोस्तों कौन सा वार होगा आपका? शुक्रवार होगा। ये दोस्तों इस हिसाब से हम महत्वपूर्ण तिथियों का हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? वार ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और लेंगे इसमें, जैसे मान लो कोई राम है, कोई सीता है या गीता है, और उसको ये कह दिया कि उसका जन्म मान लो कि 25 जुलाई 2003 को हुआ, 25 जुलाई 2003 को हुआ, और वहाँ पर ये पूछा गया कि उसका जो जन्म 25 जुलाई 2003 को हुआ तो कौन सा वार था। तो वार ज्ञात करने का ये तरीका हो जाएगा दोस्तों, किसी की भी जन्म तिथि है या किसी की एनिवर्सरी है या किसी की सालगिरह वगैरह या कोई भी जो महत्वपूर्ण तिथि है, तो उस तिथि को कौन सा वार होगा, तो उसका वार ज्ञात करने का एक ही तरीका है जो हमने ऊपर देखा था। जिससे मान लो किसी का जन्म 25 जुलाई 2003 को हुआ और वहाँ पर क्या ज्ञात करें, इसका कौन सा वार था। तो 25 जुलाई, तो इसका वार ज्ञात करेंगे तो 25, दिनांक है तो दिनांक तो कितने लिखेंगे? 25। आगे क्या लिखेंगे? माह कोड, माह कौन सा है? जुलाई है, तो जुलाई का कोड क्या होगा? 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। 7वां महीने का कोड कितना हो जाएगा? 0। तो क्या लिखेंगे? 0। फिर आगे दोस्तों क्या लिखेंगे? वर्ष लिखेंगे, तो वर्ष कितना हो जाएगा? 3। तो क्या लिखेंगे? 3। अब वर्ष के बाद में 3 हो गया, तो वर्ष के बाद में क्या लिखेंगे? आपके पास शताब्दी कोड है, तो शताब्दी यहाँ पर क्या है? 2000 है, तो 2000 का हम क्या ज्ञात करेंगे? कोड ज्ञात करेंगे, तो 2000 का कोड क्या हो जाएगा? 6 होगा, क्योंकि 2000 शताब्दी के अंदर हम किसका भाग देंगे? 400 का भाग देंगे, तो शेष पर क्या बचेगा? 0। तो जिसका मतलब कोड क्या होगा? 6। अब दोस्तों यहाँ पर भी कंफ्यूज रहेगी आगे, अधिवर्ष। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, वर्ष कितना है? 3, और 3 में किसका भाग देंगे? 4 का। तो 3 में दोस्तों 4 का भाग थोड़ा जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ पर अधिवर्षों की संख्या क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 0। दोस्तों यहाँ पर विशेषकर ध्यान देना, गलती हो सकती है। अगर एक सपोज करो यहाँ पर वर्ष 4 आ जाए, तो 4 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर एक सपोज करो 2 आ जाए, जैसे मान लो 2003 के बजाय 2002 आ जाए, तो 2 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर अधिवर्ष कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो लिखेंगे +0 और किसका भाग दे देंगे? 7 का। तो दोस्तों 25 से 3 कितना हो जाएगा? 28। 28 से कितना हो जाएगा? 6, 34। 34 में किसका भाग देंगे? 7 का। तो 7 चौक 28। 28 के बाद में कितना बचेगा आपका? दोस्तों यहाँ पर 28, 28 के बाद में कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो 6 शेष पर बचेगा, जिसका मतलब क्या होगा आपका? शुक्रवार। कौन सा वार हो जाएगा? शुक्रवार। तो दोस्तों आपके पास जो आगे वाला जो टॉपिक था, जो कैलेंडर था, उस कैलेंडर के अंदर निश्चित वार ज्ञात करना था। उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि निश्चित वार ज्ञात करेंगे तो निश्चित वार ज्ञात करने का आपके पास ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब दोस्तों इसी कड़ी के अंदर एक आगे और टॉपिक है, क्या? समान पंचांग ज्ञात करना। तो समान पंचांग ज्ञात करने के लिए दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है बहुत सरल, परंतु आपको ध्यान ये देना है कि अगर जिसको वार ज्ञात करना आ रहा है तो वो समान पंचांग भी ज्ञात कर सकता है। समान पंचांग ज्ञात करने के लिए वही आपको कोड याद रखनी है। कौन से? 14, 40, 25, 03, 61, 46। 14, 40, 25, 03, 61, 46। तो ये तो हो जाएगा साधारण वर्षों का हो जाएगा। लीप वर्षों का निकालेंगे तो जनवरी फरवरी की जगह 03 होगा और शेष कोड ज्यों के त्यों रहेंगे। तो दोस्तों आगे वाला जो टॉपिक होगा वो टॉपिक जैसे 3 नंबर का जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा समान पंचांग ज्ञात करना। हाल ही आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही सरल था क्वेश्चन, परंतु क्वेश्चन था बहुत कंफ्यूज वाला। तो यहाँ पर हम पहले तो निकालेंगे साधारण वर्षों का पंचांग निकालेंगे, साधारण वर्षों का पंचांग, समान पंचांग। एक दूसरा निकाल लेंगे लीप वर्षों का, लीप वर्षों का समान पंचांग। अब दोस्तों यहां पर ध्यान ये देना है कि साधारण वर्षों का समान पंचांग, जिसका मतलब होगा कि सेम वार वाले कौन कौन सी माह हैं। जैसे मान लो कि जनवरी का जो कैलेंडर होगा, जनवरी का जैसे मान लो 1 जनवरी है और 1 जनवरी को अगर सोमवार है, तो ऐसा
बाकी 11 महीने में से कौन सा माह होगा जिसकी 1 तारीख को सोमवारी होगा, उनको हम कहते हैं समान पंचांग कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान ये देना है, साधारण वर्ष तो केवल इतना ध्यान देना है कि यहाँ पर जो संख्या समान है उनको एक जगह लिख दो। जैसे ये जनवरी है और ये अक्टूबर है। तो दोस्तों ध्यान ये देना है कि साधारण वर्षों का समान पंचांग के अंदर पहला जो क्वेश्चन होगा, जो पहला जो महीना होगा वो होगा जनवरी का, और अक्टूबर माह का आपका जो अक्टूबर माह का जो कैलेंडर होगा वो क्या होगा, समान होगा। जैसे यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1, जनवरी और अक्टूबर। अब दोस्तों आगे देखो, एक के अलावा और कौन कौन से माह समान है, जैसे यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4। तो दोस्तों आगे वाला जो माह होंगे वो होगा फरवरी, मार्च और नवंबर। फरवरी, मार्च और नवंबर, इन तीनों माह का जो कैलेंडर होगा वो क्या होगा, समान वार होगा। अब दोस्तों आगे देखो और कौन कौन से समान है, यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ पर 0 आ गया, ये 0 और ये 0। अब देखो ये 0 कौन सा माह है, अप्रैल है, मई जून और ये जुलाई है, तो ये अप्रैल और ये जुलाई, और यही क्वेश्चन आया था आरपीसी एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप्रैल और जुलाई। अब आगे दोस्तों देखो और कौन सा समान है, यहाँ पर 2 है परंतु 2 नहीं है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, परंतु ये 6 और ये 6 है। ये 6 कौन सा हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा, दिसंबर हो जाएगा, सितंबर और दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान ये देना है कि साधारण वर्षों का जो पंचांग होगा, समान पंचांग होगा, वो जनवरी और अक्टूबर का सेम पंचांग होगा। यानी जनवरी की अगर 1 तारीख को अगर सोमवार है तो 1 अक्टूबर को भी सोमवार ही होगा। अगर 31 जनवरी को अगर मंगलवार है तो 31 अक्टूबर को भी मंगलवार ही होगा, ये कन्फर्म है। अगर 1 फरवरी को अगर सोमवार है तो 1 मार्च को भी सोमवार होगा और 1 नवंबर को भी क्या होगा, सोमवार होगा। अगर 1 अप्रैल को अगर रविवार है तो 1 जुलाई को भी कौन सा वार होगा, रविवार होगा। अगर 1 सितंबर को अगर बुधवार है तो 1 दिसंबर को भी कौन सा वार होगा, बुधवार ही होगा। ये तो था दोस्तों साधारण वर्षों के समान पंचांग। अब हम देखेंगे लीप वर्षों के समान पंचांग वाले कौन कौन से माह हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान ये देना है कि 2 और 2 4, 2 6, 3 9, केवल 9 महीनों के जो पंचांग होते हैं वो आपस में समान होते हैं। जैसे जनवरी का अक्टूबर का हो गया, फरवरी मार्च नवंबर का हो गया, अप्रैल और जुलाई का हो गया, और सितंबर और दिसंबर का। और बाकी जो 3 माह बचे, 3 माह में मई है, जून है और अगस्त है, इन माह के जो कैलेंडर है वो समान नहीं होते हैं। अब दोस्तों आगे देखेंगे लीप वर्षों का समान पंचांग। तो लीप वर्षों का समान पंचांग याद करने के लिए वही तरीका हो जाएगा आपके पास। देख लो, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये तो जनवरी है, ये कौन सा हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा। ये अप्रैल के बाद में कौन सा आएगा, मई जून और ये जुलाई हो जाएगा। तो दोस्तों जनवरी है, अप्रैल है और जुलाई है, इनका पंचांग क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अब दोस्तों देखो आगे, ये 3 है, फरवरी है, और ये 3 अगस्त है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान देंगे 3 का मतलब होगा फरवरी, फरवरी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अगस्त हो जाएगा। अब दोस्तों आगे देखो, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर ये 4 क्या है, मार्च है, तो यहाँ पर ये क्या है, नवंबर, मार्च का नवंबर का हो जाएगा। अब दोस्तों आगे देखो और कौन सा माह समान है, न 2 है न 2, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 5 कौन नहीं है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6, जिसका मतलब होगा ये सितंबर और ये दिसंबर। ये सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर चाहे साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, दोनों में क्या होंगे, इनके क्या होंगे, समान क्या होंगे, पंचांग होंगे। दोस्तों यहाँ पर हाल ही एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन ये बना था
कि साधारण वर्षों का समान पंचांग से संबंधित क्वेश्चन बना था, तो दोस्तों ध्यान ये देना है कि साधारण वर्षों का जो समान पंचांग होगा वो जनवरी और अक्टूबर का होगा सामान्य वर्षों में, साधारण वर्षों में। फरवरी, मार्च और नवंबर का क्या होगा, समान पंचांग होगा साधारण वर्षों में। अप्रैल और जुलाई का क्या होगा, साधारण वर्षों में समान पंचांग होगा। सितंबर और दिसंबर का क्या होगा, साधारण वर्षों में समान पंचांग होगा। इस हिसाब से लीप वर्षों के अंदर दोस्तों जनवरी, अप्रैल और जुलाई का क्या होगा, समान पंचांग होगा। लीप वर्षों के अंदर फरवरी और अगस्त का जो पंचांग होगा वो समान पंचांग होगा। मार्च और नवंबर है तो मार्च और नवंबर का भी क्या होगा, समान वर्षों का क्या होगा, पंचांग होगा। और सितंबर और दिसंबर। दोस्तों यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे यहाँ पर ये हो गए। और अब दोस्तों इसी कड़ी के अंदर हमने क्या क्या देख लिया इसमें, एक तो देख लिया इसकी सामान्य बातें देख ली कैलेंडर की। सामान्य बातें देखने के बाद हमने देख लिया निश्चित वार ज्ञात करना। और निश्चित वार ज्ञात करने के बाद में क्या क्या ज्ञात करना भाई, जन्म तिथि का निर्धारण, जन्म तिथि का निर्धारण। और जन्म तिथि का निर्धारण देखने के बाद हमने क्या ज्ञात कर लिया, समान पंचांग देख लिए। तो दोस्तों हमने इस हिसाब से इस कैलेंडर के कितने टॉपिक देख लिए, 3 टॉपिक देख लिए। और इस कैलेंडर के टॉपिक में कुछ जो बातें हैं वो आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक बने रहिए। थैंक यू।